हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसी के साथ में हम आज एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, अनुसूचियां। यानी संविधान में उल्लेखित जो 8+4 टोटल कितनी होती है, 12 अनुसूचियां। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें कि जब संविधान हमारा लागू हुआ था, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उस समय संविधान में जो अनुच्छेद थे, बताओ अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? अनुच्छेदों की संख्या थी 395। भाग कितने थे? 22 भाग थे। बात करूं अनुसूचियों की, तो जो अनुसूची थी वो अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। लेकिन आज वर्तमान में 8+4 कितनी हो गई है? 12। यानी मूल संविधान में तो उल्लेखित कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। लेकिन अब इस अनुच्छेद में, इस संविधान में कितनी अनुसूचियां और जोड़ दी गई? 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई। तो टोटल कितनी अनुसूचियां हो गई? 12 अनुसूचियां हो गई। यहां से क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाता है कि बताओ मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी। लेकिन पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। हम सारी टोटल एक एक अनुसूची के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देते हो, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 मिनट का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार करवाऊंगा। देखिएगा, अनुच्छेद 395 ही है। भाग कितने? 22। आप कहोगे कि 395 अनुच्छेद तो संविधान लागू हुआ तब था, अब तक तो संविधान में 104 संशोधन भी हो चुके हैं, तो अनुच्छेदों की संख्या कैसे नहीं बढ़ी? देखिएगा, मूल रूप से अनुच्छेदों की संख्या वो 395 है। अगर इनमें जो संविधान हुआ, संविधान संशोधन हुआ है, वो किस रूप में किया गया है? इन्हीं के में क ख इस प्रकार से कुछ जोड़ा गया है संविधान। उरी जो वही अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद है उसमें क ख ग इस प्रकार से जोड़ा गया है। जबकि मूल रूप से अनुच्छेदों की जो संख्या है वो कितनी है? 395। और इसीलिए 395, 22 भाग और 8 यानी 12 अनुसूचियां होने के कारण भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे लंबा, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। ठीक है, अब देखिएगा, आगे हम एक एक विस्तार से एक एक अनुसूची की हम बात करते हैं। अनुसूचियां टोटल हमने जानी कितनी है? 12। पहले कितनी थी? 8 थी। लेकिन अब वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। देखिएगा, सबसे पहले अनुसूची की हम बात करते हैं। पहली अनुसूची, बताओ पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में यह कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासितों का उल्लेख, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। ध्यान में रखना कि संघ के राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। बताओ वर्तमान में जो राज्य हैं वो राज्य कितने हैं? 28 हैं। कितने हैं? 28 हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखिएगा, सेकंड अनुसूची के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि सेकंड अनुसूची के बारे में क्या कहा गया है। दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, बताओ दूसरी अनुसूची में किसका प्रावधान है? दूसरी अनुसूची में प्रावधान है कि भारत के जो विभिन्न पदाधिकारी, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है। वेतन व भत्तों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? वेतन व भत्तों का उल्लेख। अब क्वेश्चन यह बनता है कि कौन कौन से ऐसे पद हैं जिनका उल्लेख, जिनके वेतन का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो ध्यान में रखना, एक तो आपका आता है, नोट लगाकर लिख लेना, राष्ट्रपति,
राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, इसके साथ में राज्यसभा का सभापति व उपसभापति, राज्यसभा का सभापति व उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। और कौन कौन से आते हैं? विधान परिषद के सभापति व उपसभापति। और बताओ तो हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों। और बताओ तथा भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। देखो ये आते हैं मुख्यतः जो पद होती हैं उनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची दूसरी में है। कौन कौन से पद होते हैं? सबसे पहले अनुसूची 2 में क्या प्रावधान है कि भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के जो वेतन और भत्तों का उल्लेख है वो किस में है? अनुसूची 2 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुसूची 2 का संबंध किससे, तो आपको सीधा डायरेक्ट में ऑप्शन में मिलेगा वेतन से, शपथ से, या राज्यसभा की सीटों के आवंटन से, या एससी अनुसूचित जनजाति से, या राज्य संघ क्षेत्र प्रदेशों। तो इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे तो आपको वहां पर चूज करना है। तो ध्यान में रखना, अगर सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान में रखना राज्य अनुसूची दूसरी है, इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का उल्लेख है। बताओ कौन कौन से वेतन और भत्तों का उल्लेख होना चाहिए, कौन कौन से पद हैं ऐसे? तो राष्ट्रपति का पद है, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। देखिएगा उपराष्ट्रपति का नाम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वही तो क्या होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वही क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन मिलता ही नहीं है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, उसे तो किस रूप में मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है, इसलिए मैंने राज्यसभा का सभापति लिखा। वह उपसभापति विधानसभा यानी लोकसभा अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का सभापति उपाध्यक्ष हो गया, विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो गया, विधान परिषद का सभापति व उपसभापति हो गया, वहीं हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हो गया, और जो आता है केग यानी भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, उसका भी जो वेतन और भत्तों का उल्लेख है वो कौन से अनुसूची में हुआ? अनुसूची 2 में हुआ है। किस में हुआ? अनुसूची 2 में। ध्यान में रखना अनुसूची तीसरी पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अनुसूची तीसरी। देखिएगा अनुसूची 3 में क्या कहा गया है? तीसरी अनुसूची तीसरी में कहा गया शपथ का उल्लेख, कि भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। शपथ का उल्लेख है, शपथ का उल्लेख। ध्यान में रखना इनकी शपथ का उल्लेख। देखो अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि सेकंड अनुसूची और तीसरी अनुसूची, सेकंड अनुसूची में वेतन और तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। ध्यान में यह रखना, आप याद कैसे रखोगे? क्यों कंफ्यूज हो जाते हो कि कोई भी व्यक्ति बनता है तो उसको जो पद, जो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति शपथ तो पहले लेता है, उसको वेतन तो बाद में मिलेगा। भाई शपथ पहले लेता है, बनते ही शपथ लेता है, वेतन उसको बाद में दिया जाता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना
कि आजकल कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, पैसों के लिए। तो सबसे पहले उसे किसकी आवश्यकता होगी, पैसों की आवश्यकता होगी। इसलिए दूसरी अनुसूची में क्या होगा, वेतन का उल्लेख। अनुसूची 3 में क्या होगा, शपथ का। यानी पहले पैसों वाला काम होगा, उसके बाद में कोई शपथ वगैरह वाला काम होगा। तो आपको ध्यान में रहे रखना कि अनुसूची 2 में वेतन है, अनुसूची 3 में क्या है, शपथ का उल्लेख है। अब देखो कि अनुसूची 2 में यानी अनुसूची जो तीसरी है, उस तीसरी में किन किन की शपथ का उल्लेख नहीं है। नोट लगाकर एक चीज लिखना आप, नोट लगाकर लिखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख किसमें नहीं है, अनुसूची 3 में नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान में रखना कि राष्ट्रपति की जो शपथ का उल्लेख है वो किसमें है, 60 में, अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्रपति का जो शपथ का उल्लेख है वो अनुच्छेद 69 में, किसमें, अनुच्छेद 69 में किया गया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख है, जबकि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में है। किसमें, अनुच्छेद 159 में। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना कि जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है, लेकिन शपथ भी किन किन की है मैंने आपको लिखवाया था सेकंड अनुसूची में। जैसे राष्ट्रपति, जैसे किन किन की शपथ है, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, लोकसभा उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का सभापति हो गया और राज्यसभा का उपसभापति हो गया, विधानसभा के सदस्य हो गए यानी विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व उपाध्यक्ष, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और नियंत्रण महालेखा परीक्षक, इन सब का क्या है, उसमें उल्लेख हुआ है, लेकिन शपथ का उल्लेख है। लेकिन इनका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है अनुसूची तीसरी में। क्योंकि अनुसूची तीसरी में इनका उल्लेख क्यों नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में दिया हुआ है और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में दिया हुआ है। अब इतनी बात आपको याद हुई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी अनुसूची की ओर कि चौथी अनुसूची हमारी कौन सी आती है। देखिएगा अनुसूची चौथी या अनुसूची 4। अनुसूची 4 की मैं बात करूं तो इसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन यानी राज्यसभा की जो सीटें हैं वो अलग अलग जो राज्य हैं उन राज्यों को प्रदान की गई, यानी कौन से राज्य में कितनी सीट है उस हिसाब से। और सबसे ज्यादा किसकी है, यूपी उत्तर प्रदेश की है। वो बात हम जब संसद पढ़ेंगे उस समय, राज्यसभा संसद के जो सदन पढ़ेंगे राज्यसभा और लोकसभा, उस समय हम उनकी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि चौथी अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है, राज्यसभा की सीटों के आवंटन से क्या है, इसका संबंध है। यानी चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। अब देखिए अनुसूची 5, बताओ अनुसूची 5 में क्या है। पांचवी अनुसूची, तो भाई साहब पांचवी अनुसूची में कहा गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन का उल्लेख है, प्रशासन का उल्लेख। अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन का उल्लेख है। तो बताओ अनुसूचित 6 में क्या है, यानी 6वीं अनुसूची। देखो 6वीं अनुसूची का जो संबंध है वो अनुसूची संबंध, इसमें भी कितने राज्य, 4 राज्य आते हैं। एक आता है असम,
मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, कितने राज्य? असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये 4 राज्य आते हैं। इन 4 राज्यों की क्या है, इन 4 राज्यों की जो अनुसूचित, इन 4 राज्यों की अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन का उल्लेख है। प्रशासन का उल्लेख है किसमें है? अनुसूची 6 में। देखो अनुसूची 4, अनुसूची 4 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में क्या कहा गया है? अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन का उल्लेख है। वहीं अनुसूची 6 में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 अनुसूचित जाति और जनजातियों की क्या है? प्रशासन का उल्लेख हुआ है। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। तो देखिएगा 7वीं अनुसूची जो है वो अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची है संघ और राज्य की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन। और इसमें मुख्यतः जो सूचियां आती है वो कितनी सूचियां आती है? 3 सूचियां आती है। कितनी सूचियां आती है? 3 सूचियां आती है। सातवीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का क्या है? विभाजन है। देखिएगा इसमें जो कितनी, इसमें निम्नलिखित 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां आती है। अब बताओ 3 सूचियां कौन कौन सी आती है? भाई 3 सूचियां इसमें आती कौन कौन सी है तो पता होना चाहिए। देखिएगा इनमें 3 सूचियां जो आती है वो 3 सूचियां आती है आपकी। एक आती है संघ सूची। संघ सूची, बताओ संघ सूची में पहले विषय कितने थे? तो इसमें पहले विषय थे 97। कितने थे? 97। ये कब थे? पहले। लेकिन वर्तमान में कितने विषय इसमें? 100 विषय। कितने हैं? 100। ये वर्तमान में। दूसरी आती है राज्य सूची। राज्य सूची कितनी, कौन सी आती है? राज्य सूची। बताओ इसमें पहले कितने विषय थे? पहले इसमें जो विषय थे वो विषय कितने थे? इसमें थे 66। कितने थे? 66। अब इसमें है 61। ये 61 कब है? वर्तमान में है। और इसमें ये पहले थे। एक जो आती है आपकी वो आती है समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। बताओ समवर्ती सूची में कितने विषय थे? बताओ जल्दी से, समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो समवर्ती सूची में पहले आते थे 47 विषय, लेकिन अब कितने हैं? 51 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं? 51। ये चीज आपने जल्दी से नोट किए क्या कि 7वीं अनुसूची का जो संबंध है वो संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की उल्लेख हुआ है। और इसमें 3 सूचियां, इसके अंतर्गत कितनी सूचियां? 3। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। एक बात और सुनते जाना कि संघ सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है? केंद्र को प्राप्त है। कि संघ सूची पर कानून कौन बना सकती है? केंद्र सरकार बना सकती है। लेकिन ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि बताओ राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को प्रदान है। किसको प्रदान है? राज्य को प्रदान है। लेकिन ध्यान में रखना इस समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है वो केंद्र प्लस राज्य, वो केंद्र प्लस राज्य दोनों को प्राप्त है। लेकिन ध्यान में रखना अगर कोई विवाद हो जाता है, अगर विवाद हो जाता है, विवादा स्थिति में जो कानून मान्य होगा वो मान्य किसका होगा? इस केंद्र का मान्य होगा। किसका मान्य होगा?
केंद्र का मान्य होगा कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार प्राप्त है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। लेकिन विवादा स्थिति में ये जो कानून मान्य होगा वो कानून किसका मान्य होगा? केंद्र सरकार का मान्य होगा। एक बार जल्दी से आप इतना सा नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। चलो कर लिया ना। अब बात करते हैं अनुसूची 8 की। देखिएगा अनुसूची 8 में किसका उल्लेख हुआ है? अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख हुआ है। किसका उल्लेख हुआ है? भाषाओं का उल्लेख हुआ है। तो हम देखते हैं पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कि पहले 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, लेकिन अब भाषाएं कितनी हो गई है? 14 से बढ़कर कितनी हो गई? 22 हो गई। कितनी हो गई? 8वीं अनुसूची। देखिएगा 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है? कि संविधान में भाषाओं का उल्लेख है। इसमें भाषाओं का उल्लेख है। या आप इस प्रकार लिखो, इस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। देखिएगा जो मूल रूप से यानी संविधान में मूल जो भाषाएं थी, संविधान का जब निर्माण हुआ उस समय इसमें 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ध्यान में रखना कि पहले इस अनुसूची में केवल 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में इनमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो अब बताओ वो 15 भाषाएं और कौन कौन सी जोड़ी गई? देखिएगा 15, जो 15 नंबर की भाषा है, 15वीं भाषा, वो 15वीं भाषा कौन सी थी? वो थी सिंधी। कौन सी थी? सिंधी। और इस सिंधी को जोड़ा कब गया था? सिंधी को बताओ जोड़ा कब गया था? जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके आप। सिंधी को जोड़ा कब गया था? 21वां संविधान संशोधन के तहत। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 21वें संविधान संशोधन। और 21वां संविधान संशोधन बताओ हुआ कब था? 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। कौन से संविधान संशोधन? 21वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। उसके बाद में देखिएगा 16वीं, 17वीं और 18वीं जो भाषाएं हैं, ये जो भाषाएं हैं वो भाषाएं बताओ कब जोड़ी गई थी? अरे बताओ जल्दी सी। ये भाषाएं पहले तो बताओ है कौन कौन सी? तो ये भाषाएं कौन सी? एक चीज याद रखना, KNM से क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कोंकणी। क्या हो जाएगा? कोंकणी। न से क्या हो जाएगा? नेपाली। क्या हो जाएगा? नेपाली। मैं से क्या हो जाएगा? मणिपुरी। क्या हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुरी। इन भाषाओं को जोड़ा गया। तो बताओ कब जोड़ा गया? इन्हें जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन। और बताओ यह संशोधन हुआ कब था? यह हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। 71वें संविधान संशोधन के तहत यह भाषाएं क्या कर दी गई थी? जोड़ दी गई थी। कौन कौन सी जोड़ी थी? कोंकणी जोड़ दी, नेपाली जोड़ दी, कोंकणी जोड़ दी, नेपाली जोड़ दी, और कौन सी जोड़ी? मणिपुरी। अब एक चीज यहां पर इतना सा नोट करो, उसके बाद में आगे 4 भाषाएं और बच जाती है, वो भी मैं बताता हूं आपको कौन कौन सी जोड़ी गई थी। देखिएगा इतना लिख लिया तो मैं मिटा रहा हूं एक बार इन्हें। उसके बाद में भाषाएं आती है 19, 20, 21 और 22। बताओ 19वीं भाषा कौन सी थी? 21वीं भाषा कौन सी थी? तो एक चीज आप याद रखना, BDMS। कौन सी रखोगे? ट्रिक है BDMS। कौन सी है? BDMS। बी से हो जाता है बाडो। क्या हो जाता है? बाडो। डी से हो जाता है डोगरी। क्या हो जाता है?
डोगरी। एम से क्या हो जाता है बताओ, जल्दी से आप बताओ, एम से क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो। एम से हो जाएगा मैथिली। स से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। और एस से क्या हो जाएगा, संथाली। क्या हो जाएगा, संताली हो जाएगा। अब बताओ इन भाषाओं को जोड़ा कब गया था, बताओ इन भाषाओं को जोड़ा कब गया था। तो ध्यान में रखना 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन के तहत इन भाषाओं को जोड़ा गया। और ये बताओ 92वें संविधान संशोधन हुआ कब था, तो ये हुआ था आपका 2004 में। कब हुआ था, 2004 में। तो बताओ इतनी चीज याद हुई कि नहीं, कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में यानी मूल इसमें मूल रूप से कितनी अनुसूचियों का उल्लेख हुआ था, 14। लेकिन वर्तमान में इस अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी थी हमने, बताओ सिंधी भाषा। किसको जोड़ा था, सिंधी भाषा को। कब जोड़ा था, 21वें संविधान संशोधन 1968 के तहत में इस भाषा को जोड़ा। उसके बाद में हमने कौन कौन सी जोड़ी, नेपाली जोड़ी, कोंकणी जोड़ी, नेपाली जोड़ी और मणिपुरी जोड़ी। कब जोड़ी, उसे जोड़ा गया था, बताओ कब जोड़ा गया था उसे, 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी भाषा को जोड़ा। उसके बाद में हमने 4 भाषाओं को जोड़ा, जिसका हमने सूत्र लिखा BDMS। क्या नाम लिखा, BDMS। बताओ क्या नाम लिखा था हमने, BDMS लिखा था। BDMS में हमने बाडो जोड़ी, डोंगरी जोड़ी और मैथिली। कौन सी जोड़ी, मैथिली जोड़ी, मैथिली। अब देखिएगा ये जोड़ी कब जोड़ी, 92वें संविधान संशोधन 2004 के तहत। लेकिन एक नोट लगाकर लिख लेना कि इस अनुसूची में या 8वीं अनुसूची में, नोट लगाकर लिखना कि 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। आप एक दूसरा नोट लगाकर लिखना कि मिजोरम ने अंग्रेजी भाषा को, मिजोरम ने राज्य भाषा का दर्जा दिया है। कौन सी भाषा का दर्जा दिया है, राज्य भाषा का दर्जा दिया है। किसने दिया है, मिजोरम ने दिया है। किसने दिया है, मिजोरम ने दिया है। यह चीज आपको नोट करनी है, जल्दी से आपने नोट कर ली होगी। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। हमारी जो 9वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये बच जाती है। इनके भी हम एक एक विस्तृत से बात कर लेते हैं कि यहां से क्या प्रकार से, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा अनुसूची आती है आपकी 9वीं। कौन सी अनुसूची पढ़ेंगे, 9वीं, क्योंकि 8 तक हमने कंप्लीट की है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 9वीं अनुसूची को। देखिएगा 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, बताओ 9वीं अनुसूची भूमि सुधार उन्मूलन से, कौन सी, किससे, भूमि सुधार से संबंधित है, से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची। बताओ 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया था प्रथम संविधान, प्रथम संविधान संशोधन। और बताओ पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ कब था, 1951। 1951 के तहत इसको क्या किया गया था, जोड़ी गई थी। कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत क्या हुआ था, इस अनुसूची को जोड़ा गया था। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुसूची 10वीं। कौन सी अनुसूची, अनुसूची नंबर 10, यानी 10वीं अनुसूची। बताओ 10वीं जो अनुसूची है वो अनुसूची किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। किससे, दल बदल जो कानून है या दल बदल जो अधिनियम है उससे संबंधित। कौन सी है, दल बदल से संबंधित, से संबंधित है। ठीक है। अब देखो इस अनुसूची को कब जोड़ा गया, ध्यान में रखना, इसे जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन। इसे कब जोड़ा गया, तो इसे 52वें संविधान संशोधन, इसे 52वें संविधान संशोधन, इसे 52वें संविधान संशोधन
इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। यह 52वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कि इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत क्या किया गया? 10वीं जो अनुसूची थी उस अनुसूची को जोड़ा गया था। उसके बाद में अनुसूची आती है 11वीं। कौन सी अनुसूची आती है आपकी? अनुसूची नंबर 11वीं। 11वीं अनुसूची। बताओ जो 11वीं अनुसूची है वो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ध्यान में रखना 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्थाओं से या पंचायती राज से संबंधित है, किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्थाओं से क्या है ये अनुसूची संबंधित है। इतनी बात क्लियर हुई क्या? समझ में आया क्या? एक बार जोरदार तरीके से अगर समझ में आ रहा है तो आप एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को, उसके बाद में आप एक बार कमेंट भी कर दीजिए। पंचायती राज का क्या उसमें उल्लेख हुआ है? क्या हुआ है? उल्लेख। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब देखिएगा इस अनुसूची को जोड़ा, यानी इस अनुसूची में टोटल विषय कितने हैं? तो इसमें 29 विषय हैं, कि इसमें 29 विषय हैं। 29 विषय 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। इस अनुसूची को जोड़ा कब गया था? तो इसे जोड़ा गया था 73वें संविधान। कौन से? 73वें संविधान संशोधन। और बताओ 73वां जो संविधान संशोधन होता कब है? तो ये होता है 1992 में। कब होता है? 1992 में। कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या किया गया था? इसको जोड़ा गया था। इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। उसके बाद में हमारी जो लास्ट अनुसूची बचती है वो है अनुसूची 12। कौन सी आती है? अनुसूची 12। अनुसूची 12 में किसका उल्लेख है वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नगर पालिकाओं का जो उल्लेख है वो उल्लेख किसमें है? अनुसूची 12 में। देखिएगा 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची देखिएगा नगर पालिकाओं का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? नगर पालिकाओं का उल्लेख है। इसमें टोटल जो सब्जेक्ट है यानी विषय हैं वो विषय कितने हैं? इसमें 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। इसको जोड़ा कब गया था? 76वें संविधान संशोधन। 76वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे क्या किया गया था दोस्तों? जोड़ा गया था। बताओ इतने चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? इसी के साथ में पूरी विधि विधान के साथ में ये जो अपनी अनुसूचियां थी, अनुसूचियों को हमने कंप्लीट किया। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्लास, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को एक बार जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलिए। अधिक से अधिक मात्रा में से शेयर कर दीजिए। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट जरूर करिएगा। जब मैं कमेंट चेक करूंगा तो आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। इसी के साथ में धन्यवाद। मिलते हैं एक नई शुरुआत, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।